हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने सेबी के लीगल ऑफिसर ग्रेड ए की जो एग्ज़ाम होने वाली है 28 फरवरी को, उसके लिए सीरीज़ रन की है। हमने ऑलरेडी सेबी एक्ट कंप्लीट कर लिया है। एससीआरए का हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं, ये लास्ट वीडियो होगा और आज मैं एससीआरए कंप्लीट करके दूंगी आपको। हमने ऑलरेडी डिपॉजिटरी एक्ट का एक वीडियो अपलोड कर दिया है एंड वो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल। तो इस एक्ट का एक छोटा सा पोर्शन लेफ्ट था जो मैं आज के वीडियो में कवर कर दूंगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस चैप्टर, जो कि सेक्शन नंबर 27 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो बात करता है सेक्शन नंबर 27, ये टाइटल टू डिविडेंड्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये सेक्शन। तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी हुज नेम अपीयर्स ऑन द बुक ऑफ द कंपनी इशूइंग सेड सिक्योरिटी टू रिसीव एंड रिटेन एनी डिविडेंड declared by the company in respect thereof for any year, notwithstanding that said security has already been transferred by him for consideration, unless the transferee who claims the dividend from the transferor has lodged the security and all other documents relating to the transfer which may be required by the company with the company for being registered in his name within 15 days of the date on which dividend become due। यानी कि इसमें जो जानने वाली चीज़ है ये बस यही है कि ये लॉफुल होगा किसी सिक्योरिटी के होल्डर के लिए, जिसने सिक्योरिटी होल्ड किया हो, जिसके नाम पे बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक्स में दिख रहा है कि इसने सिक्योरिटी होल्ड किया है। कंपनी के जो बुक होते हैं उसमें दिख रहा है कि इसके नाम पे सिक्योरिटी होल्ड है। ठीक है, कंपनी के बिहाफ में वो सिक्योरिटी रिसीव करता है या रिटेन करता है, या कोई डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है कंपनी ने किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, वो सारे उसके नाम पे हो रहे हैं। और क्या बोल रहा है साथ साथ, नॉट विस्टैंडिंग कि जो सेट सिक्योरिटी है ना, मतलब कुछ भी हो, जो सेट सिक्योरिटी है ना, जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया है उसके द्वारा कंसिडरेशन के लिए, तो अनलेस द ट्रांसफरी हु क्लेम द डिविडेंड फ्रॉम द ट्रांसफरर हैज लॉस्ट द सिक्योरिटी एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांसफर, एंड जितने भी अदर डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी जो लॉज हुई है और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट है उस ट्रांसफर से रिलेटेड, उसको रिक्वायर होगा कंपनी के द्वारा कि उसको रजिस्टर करा दिया जाए। कितने दिन के अंदर, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये डे, जो टाइम लिमिट दिया ना 15 डेज, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यानी कि रजिस्टर कराना है 15 डेज के अंदर अंदर ऑन विच डिविडेंड बिकम ड्यू, जिस दिन डिविडेंड ड्यू हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर इसको रजिस्टर कराना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर डेथ हो गई, ट्रांसफरी की डेथ हो गई, फिर क्या करेंगे, तो एक्चुअल पीरियड टेकन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम टू द डिविडेंड। तो जितना टाइम जो है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपना क्लेम स्टैब्लिश में करने में लगाएगा, तो वो टाइम उसको दिया जाएगा। देन सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसफर डीड बाय थेफ्ट और एनी अदर कॉज, ठीक है, बियॉन्ड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफरी by actual time period taken for the replacement thereof। अब नॉर्मली तो 15 डेज बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के टाइम में आप फर्स्टली एक्सटेंड कर सकते हो, ये नॉर्मल केस है। देन दूसरा में कब आप एक्सटेंड कर सकते हो, जब ट्रांसफर डीड जो है ना वो बाय थेफ्ट और दूसरे रीजन के कारण जो कंट्रोल के अंदर नहीं है ट्रांसफरी के, ठीक है, उसके कारण जो है टाइम एक्सटेंड हो गया, तो जितना भी एक्चुअल टाइम लगा ना उसका रिप्लेसमेंट पाने में, उसको वो टाइम उनको दे दिया जाएगा, उतना एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर डिले हो जाता है लॉन्च करने के लिए कोई सिक्योरिटी या अदर डॉक्यूमेंट जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड है, ड्यू टू कॉस्ट कनेक्टेड विद द पोस्ट बाय एक्चुअल पीरियड ऑफ डिले, तो जितना भी टाइम एक्चुअल पीरियड होगा ना डिले का, जितना भी डिले में एक्चुअल पीरियड लगा, जितना टाइम लगा डिले होने के लिए, उतना टाइम जो है मिल जाएगा। यानी कि इसमें याद रखने वाली चीज़ यही है, नॉर्मल 15 डे में रजिस्टर करना है, बट ये तीन जो है एक्सप्लेनेशन में जो दिए गए हैं, ये तीन, ये जो है बेसिकली आपके जो है एक्सेप्शन दे रखे हैं, यानी कि किस टाइम में जो है टाइम एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो 3 केस है। सबसे पहला केस है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस, दूसरा केस है थेफ्ट का और अदर कॉज का जो कंट्रोल के बियॉन्ड है, और थर्ड केस है जो डिले हो गया है, तो सिक्योरिटी को लॉन्च करने में, तो एक्चुअल पीरियड जो लगा डिले में वो जो उतना एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है,
ये हो गया क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 हमें बता रहा है कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शेल अफेक्ट। अब ये सबसेक्शन 1 में जो दिया है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। दो चीजें दे रखी है, क्या क्या अफेक्ट नहीं करेगा? द राइट ऑफ द कंपनी टू पे द डिविडेंड विच बिकम ड्यू ऑन एनी पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बिंग रजिस्टर्ड इन द बुक ऑफ company as the holder of the security in respect of his dividend has become due। यानी कि ये जो है ऊपर का क्लॉज, ये किसी कंपनी का राइट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा राइट? राइट टू पे एनी डिविडेंड। अगर उसको कोई डिविडेंड पे करना है जो कि ड्यू हो गया किसी पर्सन के नेम पे, ठीक है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है बुक में, उसका नाम कंपनी के लिए, तो फिर अगर ड्यू हो गया है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसको देना पड़ेगा। फिर जो सेकंड है ना, सेकंड बोल रहा है कि किसको और इफेक्ट नहीं करेगा? ट्रांसफरी के राइट को भी इफेक्ट नहीं करेगा। कोई सिक्योरिटी है जो ट्रांसफरी होगा ना, जो इन्फोर्स करा रहा है अगेंस्ट द ट्रांसफरर या किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट जो राइट इन्फोर्स करा रहा है इन रिलेशन टू द ट्रांसफर। ठीक है, और वैसे ही केस में जहां कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया है रजिस्टर करने को, यानी रजिस्टर करने को ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि जहां कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी रजिस्टर करने के लिए ट्रांसफरी के नेम पे, तो वो भी जो है अफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों को जो है सेव कर रहा है क्लॉज 2 जो है, ये जो है सेविंग क्लॉज है बेसिकली ये दोनों। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि बता रहा है राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये जो बता रहा है ना, ये बेसिकली बता रहा है कि ये लॉफुल होगा सिक्योरिटी के होल्डर के लिए। ठीक है, बिंग यूनिट सिक्योरिटी कैसे हो सकती? बिंग यूनिट में भी हो सकती है और अदर इंस्ट्रूमेंट जो इशू किया गया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, जिसका नाम अपीयर हो रहा है ना बुक्स में, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बुक्स में, जो इशू कर रहा है सेट सिक्योरिटी ताकि रिसीव कर सके या रिटेन कर सके इनकम उस यूनिट या इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में जो कि इशू हो रहा है किसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, या तो उसके अंदर डिक्लेयर करा गया है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट उस ईयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कुछ भी दे रखा हो ऐसे सिक्योरिटी के बारे में, उस यूनिट या अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है, तो कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी जाती है उसके द्वारा कंसिडरेशन के साथ, याद रखिएगा कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर की गई है, तो क्या होगा? अनलेस द ट्रांसफरी हु क्लेम द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉम द ट्रांसफर और लॉस द सिक्योरिटी, जितने भी अदर डॉक्यूमेंट जो होंगे ना रिलेटेड टू ट्रांसफर जो कि रिक्वायर्ड होंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? रजिस्टर कर दिया जाएगा 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। तो सेक्शन नंबर जो हमने 27 पढ़ा और 27A पढ़ा, बेसिकली दोनों सिमिलर है। जो 27A है वो बेसिकली बात कर रहा है कोई भी इनकम जो रिसीव करते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू, जो भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी सिक्योरिटी जो ट्रांसफर हो रहा है उससे बात करिए। एंड 27 जो है बेसिकली डिविडेंड से रिलेटेड बात करिए, बट द टाइम पीरियड जो दोनों में सेक्शन में दिया है वो 15 डेज ही दिया गया है रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, एंड देन जो एक्सेप्शन है ना ये भी सेम है, एक्सप्लेनेशन जो इसके साथ अटैच्ड है वो भी सेम है, ये तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला, फिर ट्रांसफर जो थेफ्ट के द्वारा लेट हो गया है, देन एक्चुअल डिले पीरियड, ये तीनों सेम है जो मैंने सेक्शन नंबर 27 में बताया। देन जो सेविंग क्लॉज है सेकेंड क्लॉज, ये भी इसके लिए भी सेम है, बस जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है दोनों में, बाकी जो सेविंग क्लॉज है वो भी सेम है। तो एक बार रीड करेंगे तो दोनों को पता चल जाएगा, बिकॉज मैंने 27 को आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं 27B की तरफ, जो कि बता रहा है राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर, म्यूचुअल फंड के केस में भी जो है ना 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप रजिस्टर कर दो यूनिट या इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, and then the explanation is also same regarding the legal representative and the second one is regarding the transfer deed by theft, उसके कारण कोई डिले हो रहा है, and the third one is डिले हुआ है in lodging of any security। तो इन तीनों केस को दिया है एक्सप्लेनेशन म्यूचुअल फंड के केस में, एंड सेकेंड क्लॉज इज सेविंग क्लॉज, द सेम क्लॉज। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, सेम क्लॉज एक एक बार पढ़िएगा, बाकी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ऊपर से हम फेज 1 के लिए अभी पढ़ रहे हैं तो इतनी डिटेलिंग में तो आपकी नहीं आएगी। आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? 15 डेज, देन एक्सप्लेनेशन, और मैंने जो सेविंग क्लॉज बताया ये दोनों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका
इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 27B हमें बता रहा है राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, 27A हमें बता रहा है राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एंड 27 बता रहा है टाइटल टू डिविडेंड के बारे में, ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि बता रहा है सेक्शन नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब कोई एक्शन टेकन किया गया, गुड फेथ में कोई एक्शन लिया गया है, तो क्या होगा, तो कोई सूट है या प्रोसीडिंग्स है या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, जो लाई होती है किसी कोर्ट में अगेंस्ट गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट या उसके मेंबर के अगेंस्ट या ऑफिस बियरर के अगेंस्ट या किसी सर्वेंट के अगेंस्ट, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का या किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो कि अपॉइंट किया गया सबसेक्शन 1 के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। तो उन लोगों ने कोई भी ऐसा चीज़ किया है और वो चीज़ जो है गुड फेथ के अंदर अंदर की है, ठीक है, या और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंट ऑफ द एक्ट और रूल्स और बाय लॉज, या तो गुड फेथ के अंदर की है, या तो अगर जो भी एक्ट किया है ना वो इंटेंड किया है कि वो इस एक्ट के जो है कंप्लायंस के साथ हो, रूल के कंप्लायंस के साथ हो और बाय लॉज के कंप्लायंस के साथ हो। तो इन सारे केस में क्या होगा, इन सारे केस में जो है इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन मिल जाएगा कोई भी एक्शन अगर किया गया है गुड फेथ में या इन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड बाय लॉज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो 29A बता रहा है पावर टू डेलीगेट के बारे में, ठीक है। तो किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना ऑर्डर दे सकता है और पब्लिश कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में और डायरेक्ट कर सकता है पावर, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 30 एक्सरसाइज बाय इट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल इन रिलेशन टू द मैटर एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर बी एक्सरसाइजेबल ऑल्सो बाय सेबी, ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। तो बेसिकली इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या, अथॉरिटी, यानी कि किसके पास पावर है डेलीगेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके जो है ये डेलीगेट कर सकती है पावर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 30, यानी कि सेक्शन 30 की पावर जो है डेलीगेट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 30 की पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती है। और क्या बोल रहा है, और जो पावर डेलीगेट एक्सरसाइजेबल बाय इट अंडर द प्रोविजन ऑफ इस एक्ट के अंदर इन रिलेशन टू सच मैटर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन भी सब्जेक्टेड होगा जो भी उस पर लगाया जाएगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर में दिया होगा, और वो एक्सरसाइज कौन करेगा, सेबी करेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा अंडर सेक्शन नंबर 3, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 30। ये पावर किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, पावर टू मेक रूल्स, यानी कि रूल मेकिंग पावर के बारे में 60 बता रहा है, सॉरी 30 बता रहा है। तो रूल मेकिंग पावर किसके पास, सिंपल, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि जो रूल मेकिंग पावर है ना वो भी जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगा एंड रूल बना सकता है इसके रिगार्डिंग कि किस मैनर में होगा अप्लीकेशन मेड किया जाएगा, किस मैनर में इंक्वायरी होगी, और जो है पर्टिकुलर्स क्या होंगे जो कंटेन होंगे पीरियोडिकल रिपोर्ट्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उसमें रहेंगी। एंड देन डॉक्यूमेंट जो मेंटेन किया जाएगा एंड द मैनर ऑफ इंक्वायरी, बाय लॉज जो होंगे उसके मैनर्स, और अदर एप्लीकेशंस के मैनर जो डीलर से रिलेटेड है। फिर जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी की फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग देयर सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है ना वो भी बताएगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की रिक्वायरमेंट बताएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्शन नंबर हमारे 30 में दे रखी है। और पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। और भी चीज़ें यहाँ पे हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं है, नीचे की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अपील का जो होता है फॉर्म, विच एन अपील में बी फाइल बिफोर एसएटी, यानी कि सेट की अपील जो जाएगी सेट के सामने उसका फॉर्म वो भी बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मैनर ऑफ इंक्वायरी बताएगी, फॉर्म इन विच अपील में बी फाइल बिफोर सेट, ठीक है। ये जो है 22A के रिगार्डिंग है, ऊपर वाला भी सेम है जो 21 क्लॉज 2 के रिगार्डिंग है। फिर ग्राउंड जिसके जिसके किस ग्राउंड के अंदर जो सिक्योरिटी होता है कंपनी का वो डिलिस्ट होता है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सेक्शन 21 क्लॉज ए, 21A क्लॉज सबसेक्शन 1, ठीक है। और जितने भी रूल्स बनेंगे ना इसके अंदर इसको ले डाउन किया जाएगा बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अदरवाइज क्या होगा, अनल हो जाएगा वो।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 31। ये बताता है पावर ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन, यानी कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंड रेगुलेशन मेकिंग पावर किसके पास है, सेबी के पास है। इतना ही याद रखना है आपको फेज 1 के लिए, ठीक है। तो कितना किसके पास है रेगुलेशन मेक करने का पावर, सेबी के पास है, और अंडर सेक्शन 31, ठीक है। वैसे ऑफिशियल गैजेट में देखिए ये क्या कर सकता है, रेगुलेशन को इनेक्ट करा सकता है, ठीक है। तो और फिर सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, जो भी रेगुलेशन होंगे ना, may provide for the manner in which at least 51% of the equity share capital of a recognized stock exchange is held within 12 months from the date of the publication of the order under subsection 1(4)(b) by public other than the shareholder having ट्रेडिंग राइट्स अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ दैट सेक्शन। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी याद रखिएगा कि जो है इसमें बता रहा है कि जो 41% जो इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे ना किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो वो क्या होगा, 51% जो शेयर होंगे शेयर कैपिटल उसको रखा जाएगा 12 मंथ के लिए, जिस दिन पब्लिकेशन होगा ना 4B के क्लॉज 7 के अंदर, उस दिन से 12 मंथ तक उसको रखा जाएगा। एंड देन फिर इसमें यही बोल रहा है थर्ड क्लॉज में कि जब जो भी रूल्स बनेंगे रेगुलेशंस बनेंगे सेबी के द्वारा, इनको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। सो इसके साथ ही हमारा जो एक्ट होता है ये कंप्लीट होता है। टोटल सेक्शन आपके 31 थे एंड मैंने पूरे सेक्शन आपको कवर करा दिए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, if you really like the content, if you feel that it is helpful for you in the preparation of SEBI legal officers examination to be held on 20th of February, then please comment and tell me the quality of the video, the way I am teaching, is this helpful for you or not। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड फर्दर आपके लिए वीडियो लाने के लिए मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो किसी की मदद कर रही है, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगी। बट आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अगर आपके लिए रियली हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके एक एक कमेंट में पढ़ती हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।